हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंकोड। आज का हमारा जो एजेंडा है सेशन का, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं आज, तो इसका मेन इंटेंशन है कि जो इंजीनियर्स अभी पास आउट हुए हैं, जो ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए जाने वाले हैं कंपनी के इंटरव्यू के लिए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। हर एक फ्रेशर्स को अभी यही लग रहा है कि मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैं उसको इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू को जा रहे हो तो तुम्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस होगा तो ही कंपनी को तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। पहले इस बात को समझ लो, ठीक है। तो अभी हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। अगर तुम किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो चीज़ों को ठीक से समझ लो। एक होता है टेक्निकल सेक्शन, एक होता है नॉन टेक्निकल सेक्शन। तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है? नॉन टेक्निकल में बेसिक तुम्हारा कम्युनिकेशन, बेसिक तुम्हारे सॉफ्ट स्किल, हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर सीनियर्स और कलीग्स, इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारा एम्बिशंस, तुम्हारा विजन और तुम्हारा डेडिकेशंस और कंसिस्टेंसी, इसको प्रूव करने के लिए हमारा एकेडमिक जो रिजल्ट कार्ड होता है उसके थ्रू इंटरव्यूअर इसे जज करता है हम कौन से कॉलेज से है। अगर तुम्हारा अच्छा है तो उसका एक एडवांटेज डेफिनेटली तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स। तुमने हार्डवर्क किया, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले और तुम उस कॉलेज में आए। उस कॉलेज में तुमने क्या क्या एक्टिविटीज़ किए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल पे भी हम लोग आते हैं कि तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया, तुमने कुछ चीज़ों को होस्ट किया। इन चीज़ों का भी एरिया होता है अगर तुम नॉन टेक्निकल में बात करते हो। तो अगर हम लोग टेक्निकल के बारे में बोलेंगे तो टेक्निकल में हम लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस टाइप के हैकाथॉन्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, कौन से कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं या उसमें पार्टिसिपेशन किया है, कौन से पेपर प्रेजेंटेशंस हमने दिए होंगे, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। इन चीज़ों को तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर हाईलाइट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये दो एरिया होते हैं। सबसे पहले एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। तो इन दोनों के अलग अलग वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग पहले टेक्निकल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग टेक्निकल के साथ डिस्कशन करते हैं। तो टेक्निकल अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा? अगर ये इंजीनियरिंग पास आउट है तो मैं हमेशा फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को पहले देखता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल सब्जेक्ट्स मतलब क्या? चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो कभी भी हम इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते थे। अगर तुमने स्टार्ट किया होगा तुम्हारा इंजीनियरिंग में भी, कुछ लोगों ने सी से स्टार्ट किया होगा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कुछ लोगों ने C++ से स्टार्ट किया होगा। आजकल बहुत सारे लोग तो पाइथन से भी शुरुआत करते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे कोर कंसेप्ट्स कोई भी एक लैंग्वेज के। मतलब इसका मतलब प्रूव किया जाता है कि तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। कुछ लोगों ने तो जावा से भी शुरू किया होगा, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो कोई लैंग्वेज तुम्हारे रिज्यूमे में है क्या, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे हो गया। अभी उस लैंग्वेज के साथ हमने क्या क्या सीखा है। जैसे अगर तुम सी के साथ डिस्कशन करते हो तो सी के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वो मैं देखूंगा कि तुम्हें सी के साथ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आते हैं क्या। सी के साथ तुम्हें पॉइंटर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट अगर तुम्हें मालूम है क्या, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इससे हर टॉपिक का एक अपना एरिया होता है, उसको डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो C++ के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो C++ में इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ। तो अगर उसके बाद तुम अगर पाइथन के बारे में बात करोगे, कोर पाइथन में, सो आई विल फोकस ऑन द कोर कंसेप्ट्स ऑफ द पाइथन, बेसिक डेटा टाइप्स इन द पाइथन। उसके साथ कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के ऊपर भी हम लोग आएंगे। फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट भी बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन के अंदर। अगर तुम जावा के बारे में बात करते हो तो जावा में भी जावा का आर्किटेक्चर होता है, जावा के फीचर्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। उसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स यहाँ पे फिर से कॉमन आ गए। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये टॉपिक को हम लोग पहले वाले राउंड में इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, ये तो हो गया इन लैंग्वेजेस के बारे में। अभी ये लैंग्वेजेस अगर तुम्हें आते हैं तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट राउंड के ऊपर। तो नेक्स्ट राउंड के अंदर हमें आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे रोल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अच्छी कंपनी के लिए अगर तुम जाते हो तो विदाउट DSA यू कैनॉट क्लियर एनी इंटरव्यू। तो
तो तुम बोलोगे सर बहुत सारी कंपनी में हमने देखा कि डीएसए का राउंड पहले होता है। यस ऑब्वियसली इट्स ट्रू, बट डीएसए आने के लिए एक लैंग्वेज तो आना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले लैंग्वेज के बारे में बोल दिया। विदाउट लैंग्वेज यू कैनॉट डेवलप द डीएसए एप्लीकेशंस। तो डीएसए मतलब क्या? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट व्हाई दिस सब्जेक्ट्स हैज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी इंटरव्यू, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स हमें सिखाता है इफिशिएंसी। अभी इफिशिएंसी मतलब क्या? आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें इफिशिएंट लग रहा है, तुम्हारे काम का लग रहा है, कम टाइम में तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज लग रहा है, तो ये इफिशिएंट हो गया तुम्हारे लिए। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के टाइम पे कम से कम टाइम में कम से कम मेमोरी के अंदर कौन सा वाला लॉजिक अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे मेरा आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर रखा है मेमोरी के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर्स को नाम दिए गए हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? देखो, जैसे कि होता है सबसे पहले यहाँ पे आता है एरे। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के बाद शुरू होता है लिंक्ड लिस्ट। ये अनदर वेरी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हें आते हैं तो इसके थ्रू तुम बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हो। जैसे कि अगर तुम इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे हो तो तुम लोग स्टैक जब सीखोगे तो स्टैक सीखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है विथ एरे, ये देखो एक एरे के साथ होता है, और एक होता है लिंक लिस्ट के साथ। उसके साथ ये हो गया स्टैक के बारे में। आफ्टर दिस अगर तुम क्यू के बारे में बात करोगे, क्यू क्या है? क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसको भी ये दोनों चीज़ें कॉमन होगी। जैसे फिर से एक बार एरे में लिख रहा हूँ और इसके साथ लिंक लिस्ट लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर तुम बात करोगे क्या हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ट्री के अंदर भी हम लोग एरे का यूज़ कर सकते हैं, ट्री के अंदर भी हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग आते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के पास। तो ये जो लिखे मैंने स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स है। इनको सीखने के पहले तुम्हें एरे और लिंक लिस्ट आना चाहिए। तो ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। इनके अंदर अपने खुद के अलग अलग एप्लीकेशंस है। ये मैंने तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर डीएसए सीख रहे हो तो डीएसए में तुम्हें क्या आना चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया डीएसए के बारे में। बट डीएसए करने के लिए ऑब्वियसली तुम लोगों को एक लैंग्वेज तो आना चाहिए। तो तुम जावा के थ्रू डीएसए सीख सकते हो, तुम पाइथन में भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, या तुम सी प्लस प्लस के थ्रू डीएसए कर सकते हो। तो ये मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए हमें कौन से एरिया में काम करना पड़ेगा। अभी डीएसए भी हो गया, अभी डीएसए के बाद अभी क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली तुम्हें और एक इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल। इसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी को हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। इसी को हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स अगर तुम लोगों ने अच्छे कर लिए, जैसे मैंने बोला एक लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स और एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में क्या आता है? एसक्यूएल में अलग अलग टाइप के पहले तो डायग्राम आते हैं, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी इंटरव्यू। उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। तो वो तुम्हें मालूम होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन कैसे करना होता है। इसके बाद अगर आगे आ जाओगे तो उसमें होते अलग अलग टाइप के क्लॉज, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाई क्लॉज, ग्रुप बाई क्लॉज। उसके साथ जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं, उसके डिफरेंस मालूम होने चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा जॉइंट यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है। इसी के साथ आगे आता है व्यू और इंडेक्सेस। तो ये एसक्यूएल के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और उसका और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PLSQL। यहाँ पे अगर देखोगे PLSQL, तो इस PLSQL का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो, खास कि अगर कंपनी डेटाबेस साइड में काम कर रहा है, जैसे DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज अगर तुम डेटा साइंस, डेटा वेयर हाउसिंग, बिग डेटा को भी ले लोगे तो उसमें भी एसक्यूएल का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर तुम डेटा साइंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें एसक्यूएल और PLSQL को अच्छे से सीख के रखना पड़ेगा। तो PLSQL में क्या होता है? कर्सर, प्रोसीजर्स, ट्रिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस PLSQL में। सो आई होप गाइज यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए पहले राउंड के लिए अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एज ए इंजीनियर और BCA, BSc कंप्यूटर और नॉन IT पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन भी अगर हो तुम, तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें सारे लैंग्वेज सीखने हैं,
मे बी यू आर गुड इन जावा और मे बी यू आर गुड इन पाइथन, दैट्स फाइन, बट ये इन एरिया का अगर नॉलेज तुम्हारे रिज्यूमे में है, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, रिमेंबर दिस। तो इन चीज़ों को तुमने कैसे सीखा है, कहाँ पे सीखा है, किस टाइप के एप्लीकेशंस तुमने किए हैं, तुम जिस लेवल से बोल रहे हो, तुम्हारे सामने जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है, ओके, उसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उसका सोच एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री प्रोफेशनल के हिसाब से होता है। अगर तुम उसके थिंकिंग के हिसाब से अगर बात कर पाओ, ये कब पॉसिबल होगा, अगर तुमने इन चीज़ों को उस टाइप के इन्वायरमेंट में सीखा होगा, तो रियल टाइम के एग्जाम्पल के साथ सीखा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज हम लोग बहुत जगह पे सुनते हैं कि लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, लर्न फ्रॉम दिस थिंग, लर्न द इंडस्ट्री स्किल्स। तो देखो ये बात सही है, बट आई एम टेलिंग यू तुम्हें थिंकिंग भी आना चाहिए। इट यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर थिंकिंग। तुम्हारा ब्रेन एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल के हिसाब से काम करना चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें बोलना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, अगर इन चीज़ों के ऊपर तुमने किसी इंडस्ट्री पर्सन के साथ अगर काम किया होगा, तो जो काम का मतलब होता है लर्निंग। तो इन चीज़ों को अगर प्रॉपरली प्रेजेंट करोगे इंटरव्यू के अंदर, डेफिनेटली यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू। रिमेंबर दिस, ओनली पॉइंट इज दैट तुम इन चीज़ों को कैसे हाईलाइट करते हो तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर। जो चीज़ें वहाँ पे चाहिए कंपनी में, प्रोजेक्ट्स में, या अलग लैंग्वेज सीखने में, तो इन चीज़ों को अगर तुम लोग इंटरव्यू में बोलोगे और इनके आंसर सही दोगे, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू। तो अभी तक मैंने तुम्हें एक समराइज करके देता हूँ। अगर एज अ फ्रेशर तुम कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कोई भी एक लैंग्वेज पे तुम्हारा हैंड्स ऑन होना चाहिए। सो इसको मैं हाईलाइट करके देता हूँ तुम्हें, कोई भी एक लैंग्वेज पे हैंड्स ऑन अच्छे से होना चाहिए। सो प्रेफरेबल जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज अगर अच्छे से आते हैं, कोर कंसेप्ट उसमें होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। उसी के साथ अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज अगर अच्छा है, तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर योर प्रोफाइल एंड करियर ऑल्सो। और इसी के साथ तुम्हें एक डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये पहला पार्ट होता है हमारे इंटरव्यू का, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारा, अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये तो हो गए सारे फंडामेंटल टॉपिक्स जो तुम्हारे रिज्यूमे में तुम्हें दिखने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अगर कोई भी फ्रेशर किसी इंटर्नशिप के लिए भी अगर प्लान कर रहा है, तो उसको हाईलाइट करते आना चाहिए कि सर मुझे पाइथन अच्छा आता है या जावा अच्छा आता है, मेरे उप्स कंसेप्ट अच्छे हैं, मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज आप चेक कीजिए, मैंने एटलीस्ट मोर देन 300 कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके साथ मैंने बहुत सारे एसक्यूएल के क्वेरी भी करके रखे हैं। तो ये हो गया पहला वाला एक राउंड का रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर अच्छे कंपनी के लिए, अच्छे पैकेज के लिए अगर तुम डिसाइड कर रहे हो, डजेंट मैटर कौन सा कॉलेज है, कॉलेज अच्छा होगा तो वहाँ पे तुम्हें कैंपस अच्छा मिलने वाला है, कॉलेज नहीं भी वैसे होगा, तो इन चीज़ों के साथ तुम्हारा लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छा बनाओ कि मुझे ये सारे स्किल्स आते हैं। इन पे प्रूव करने के लिए अभी सेकेंड पार्ट शुरू होता है। इसको प्रूव करने के लिए तुम्हारे रिज्यूमे में सेकेंड चीज़ जो होती है वो होता है प्रोजेक्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स अगेन। यहाँ पे अभी हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो तुम्हारे रिज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स तुमने बनाए हैं, ये देखो प्रोजेक्ट। तो चलो, बहुत लोग बोलते हैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलना चाहिए। तो देखो, इंटर्नशिप भी एक इंटरव्यू ही देना है तुम्हें, जॉब ही करना है, तो इंटर्नशिप के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। तुम अगर फ्रेशर जॉब के लिए जाते हो तो भी यही रिक्वायरमेंट है। अभी इंटर्नशिप हमारे रिज्यूमे का एक वेटेज बढ़ाता है कि ऑलरेडी हमने इंडस्ट्री में काम किया है। तो देखो, तो इंटर्नशिप एक इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए तुमने इंडस्ट्री में काम किया है, ये प्रूव करने के लिए इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ ये चीज़ों को सीखना चाहिए जो मैंने तुम्हें अभी बोली पहले वाले पार्ट में। अभी पार्ट 2 में हम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मतलब क्या, तो तुम्हारे रिज्यूमे में एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट होना चाहिए। अभी फुल स्टैक के प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, वही चीज़ें जो मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताई। यहाँ पे आएगा एक डेटाबेस आएगा, इसी के साथ तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, इसके बैकएंड टेक्नोलॉजीज हाईलाइट हो जाएंगे। इन चीज़ों को ठीक से समझो, हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 बाय 1। चलो, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ फिर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हम लोग बेसिकली बेसिक HTML से स्टार्ट करते हैं, HTML, CSS और यहाँ पे आएगा बूटस्ट्रैप। इसके साथ मुझे जावास्क्रिप्ट का नॉलेज एक होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के साथ प्लस
अगर तुम्हें कोई फ्रेमवर्क अगर आता है, जैसे कि मैंने बोला एंगुलर और यू कैन से रिएक्ट, तो ये अगर फ्रेमवर्क आते तो ये बहुत डिमांडिंग है इंडस्ट्री में, तो ये तुम्हारा फ्रंट एंड का काम यहाँ पे हो जाएगा। कोई बोलेगा सर मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना अच्छा लगता है, तो तुमने अगर वैसी भी अगर टेक्नोलॉजी सीख के रखी होगी तो वो भी वैल्यू एडिशन रहेगा डेफिनेटली। एंड्रॉयड हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ओके, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है एंड्रॉयड को, ठीक है। सो एंड्रॉयड के साथ हम लोगों को यहाँ पे जो हमने लैंग्वेजेस डिस्कस किए थे, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था जावा कंसेप्ट्स होते हैं, इसके साथ पाइथन के कंसेप्ट्स आएंगे, इसी के साथ अगर तुम डॉटनेट में भी काम कर सकते हो तो वहाँ पे होता है सी शार्प लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी के साथ तुम्हें एक बैकएंड टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे जावा के अंदर आजकल हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पाइथन के साथ डी जैंगो करके फ्रेमवर्क रहेगा, यहाँ पे डी जैंगो एक फ्रेमवर्क आएगा, और सी शार्प डॉट नेट के साथ ASP.NET हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और एंगुलर के साथ हम लोग यहाँ पे नोड को यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ तुम लोग बैकएंड डिज़ाइन करते हो, याद रखो, इनके साथ तुम लोग बैकएंड डिज़ाइन करते हो। रिमेंबर दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। हमारे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट होने चाहिए फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट। तो पहला राउंड में ये वाला एक एरिया रहेगा जो कि फ्रंट एंड का काम करेगा। अगर तुम्हें मोबाइल ऐप बनाया होगा तो एंड्रॉयड या फ्लटर के थ्रू भी तुम लोग बना सकते हो, तो ये मोबाइल ऐप का काम करने वाला है। यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने हाईलाइट कर दिए सारे। इसी के साथ एक बैकएंड टेक्नोलॉजी तुम्हें कोई आना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने में बैकएंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हमारा डेटाबेस। यहाँ पे आएगा डेटाबेस, जो मैंने ऑलरेडी सीख के रखा था, अभी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने पहले पार्ट पे सीखने को बोला था लैंग्वेजेस को, अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर उप्स कंसेप्ट आने वाला है, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स भी आने वाला है। उसी के साथ मेरा बैकएंड मतलब ये वाला एरिया जिसको हमने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये देखो यहाँ पे आएगा बैकएंड, जिसमें हम लोग बैकएंड में API बनाते हैं, ओके। बैकएंड में हम लोग क्या करेंगे, APIs डेवलप करेंगे, रिमेंबर दिस। यहाँ पे आएगा बैकएंड, और बैकएंड के साथ एक डेटाबेस की ज़रूरत है यहाँ पे हमें लगने वाली है, जिसको हम लोग बोलेंगे SQL, ठीक है। तो देखो ये वाला पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गया कि अभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होगा। तो हमें फ्रंट एंड, लैंग्वेज और डेटाबेस। इसके साथ तुम्हारे रिज्यूमे में तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, एग्जाम्पल लो, हमें कोई ई-कॉमर्स का एक क्लोन बना दिया स्टार्ट टू एंड, जिसमें स्टार्टिंग में जो पेज दिखता है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह, जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया, उसको एक कार्ट में ऐड कर दिया, उसको डेटाबेस में डाल दिया, उसका बिल जनरेट कर दिया, ये दिस टाइप ऑफ वन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस टाइप के कोई फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। जैसे IRCTC, MSRTC के अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जिसमें तुमने ऑनलाइन ट्रेन का, बस का टिकट बुक किया, उस टाइप का कोई एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट, बैंकिंग एप्लीकेशन के जैसा प्रोजेक्ट, इस टाइप के कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर दिखने चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कि तुम्हें इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कैसा होता है, उसके सारे टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक प्रोजेक्ट का सेक्शन, ये हो गया पूरा एक प्रोजेक्ट का सेक्शन। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन से लैंग्वेज सीखने चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि हमारे रिज्यूमे में एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो अभी अगर इस तरीके से तुम तुम्हारा रिज्यूमे बनाते हो, रिज्यूमे के अंदर इन चीज़ों को हाईलाइट करते हो कि मैंने ये स्किल्स सीखे, इस स्किल्स के साथ मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बना के रखे, तो इन्हीं के ऊपर तुम्हारा इंटरव्यूअर तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला है। अभी ये प्रोजेक्ट जब करेंगे तब हम लोगों ने कोई डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किए हैं क्या बैकएंड में, उसका एक इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट जब किया उसको प्रॉपर टेस्ट किया है क्या नहीं किया है। इस प्रोजेक्ट के साथ तुम लोग आजकल जो डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है AWS, ये भी बहुत हाईलाइट होगा यहाँ पे अगर तुमने इसको ऐड किया होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। डेवऑप्स, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इसको तुमने तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर हाईलाइट किया होगा। तो प्रोजेक्ट जब किया होगा उसके अंदर गिटहब का यूज़ किया है क्या, उसी के साथ तुम लोगों ने अजाइल टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या। ये बहुत डिमांडिंग रहेगा अगर तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को हाईलाइट करोगे। तो तुम्हारा गिटहब का रिपोजिटरी वैसे रखो, तुम्हारे इंटरव्यूअर को तुम बता सकते हो कि आई हैव पुश माई ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑन माई गिटहब रिपोजिटरी।
तो उससे वो डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएगा कि हम लोग ये सारे काम इंडस्ट्री में जो कर रहे हैं इसको मालूम है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, कोडिंग डिसिप्लिन, कमेंट टू दी योर प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली, तुम्हारे प्रोजेक्ट का प्रॉपर टेस्टिंग, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ओके, परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशंस, योर रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस, इन चीज़ों को अगर तुम हाईलाइट कर दोगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, आई एम टेलिंग यू कोई भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर प्रोजेक्ट को उस विजन के साथ जो कंपनी में काम चल रहा है उसके साथ अगर अलाइन हो रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट, 101% तुम लोग इंटरव्यू क्लियर करोगे। इसी के साथ सिर्फ प्रोजेक्ट में जो कोड लिखा गया है उसका भी तुम्हें, उसके बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट को जो कोड लिखा है उसको कितने स्टैंडर्ड के साथ लिखा है। सिर्फ जो यूआई दिख रहा है वो बहुत फैंसी लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो बैकग्राउंड का वर्क होता है वो लूज कपल्ड एप्लीकेशंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स क्या होता है। अगर कल मुझे मेरे प्रोजेक्ट में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है तो इजीली कैन आई मॉडिफाई माई प्रोजेक्ट, कैन आई मेंटेन माई प्रोजेक्ट, तो इनके लिए डिज़ाइन पैटर्न्स का इंपॉर्टेंस होता है। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर मेंटरिंग के साथ इन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी कोई भी चीज़ को सिर्फ करना है, काम वर्क हो गया, इसको इम्पोर्टेंट कोई नहीं देता है। तुम्हारा काम कितना सस्टेनेबल है, कितना मेंटेनेबल है, कितना सिक्योर्ड है, इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। ये तुम्हारे सोच में होना चाहिए, थिंकिंग में होना चाहिए। कोडिंग इज जस्ट वन ऑफ द कॉन्फिडेंस कि तुमने जो काम किया है कितने परफेक्शन के साथ किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हारा जो काम रहेगा वो इंडस्ट्री को अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीज़ों के साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे इंटरव्यू में प्रेजेंट करो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। एज आई सेड, 2 पार्ट्स में मैंने टेक्निकल को डिवाइड किया है। उसके पहले मैंने बताया था नॉन टेक्निकल, उसका वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। ये हमने टेक्निकल पे हमने फोकस किया है कि अगर हम लोग फ्रेशर है, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने हमारे रिज्यूमे कैसे हाईलाइट करना चाहिए और हमारे रिज्यूमे में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ के इम्पोर्टेंट्स होने चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इस साइड में एक था टेक्निकल के 2 पार्ट्स थे, लैंग्वेजेस का लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स का लर्निंग और डेटाबेस का लर्निंग। उन लर्निंग को हमने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने कैसे प्रेजेंट किया। प्रोजेक्ट जब किया तब कितने स्टैंडर्ड के साथ किया, कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किए, कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ किए, गिटहब अजाइल को यूज़ किया या नहीं किया, प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे AWS का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी वैल्यू एडिशन डेफिनेटली रहने वाला है तुम्हारे प्रोजेक्ट में। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड बिल्ड योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दिस सेशन विच इज़ आई टोल्ड यू राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।